13 अप्रैल 1919 भारतीय इतिहास की एक ऐसी तारीख जिसे कोई भी कभी भुला नहीं सकता। आज के इस विश्लेषण में हम विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के एक अहम शोध के आधार पर बात करेंगे। हम गहराई से समझेंगे कि उस दिन जलियांवाला बाग में असल में क्या हुआ था और कैसे इस एक घटना ने ब्रितानी हुकूमत और भारत के बीच के संबंधों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मैंने गोली चला दी। जरा सोचिए, ये महज कुछ अल्फाज नहीं हैं, ये शब्द हैं रेजिनाल्ड डायर के। शोध बताता है कि ये छोटी सी लाइन उस खौफनाक और कड़वी सच्चाई को बयां करती है जो 13 अप्रैल को घटी थी। आज हम उन लोगों की आंखों देखी गवाहियों से इस पूरी घटना को समझेंगे जो उस दिन वहां मौजूद थे। अब जरा उस दिन के अमृतसर की कल्पना कीजिए। बैसाखी का त्योहार था, उल्लास का माहौल था। 10,000 से भी ज्यादा लोग जलियांवाला बाग में बड़ी शांति से जमा हुए थे। इनमें से तो ज्यादातर लोग बस श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने के बाद वहां बैठे थे, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह शांत माहौल अचानक एक ऐसे भयानक मंजर में बदल जाएगा। अगर हम उस दिन के घटनाक्रम को देखें तो सुबह बिल्कुल आम दिनों जैसी थी। हरमंदिर साहिब में पूजा पाठ हुआ, फिर दोपहर होते होते लोग जलियांवाला बाग में जुटने लगे। मकसद था ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों और उस विवादित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराना। लेकिन दोपहर ढलते ढलते आसमान में एक हवाई जहाज मंडराने लगा जो भीड़ पर नजर रख रहा था। और फिर देर दोपहर हथियारों से लैस ब्रिटिश सैनिक वहां मार्च करते हुए आ धमके। अच्छा, एक बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है। वो जगह यानी जलियांवाला बाग असल में कैसा दिखता था? सच कहूं तो वो मैदान खुद ही एक मौत के जाल की तरह था। वो एक ऐसा खुला मैदान था जिसके चारों तरफ घरों की पिछली दीवारें थीं। उत्तर की तरफ बस एक बहुत ही संकरा सा मेन रास्ता था और बाहर निकलने के लिए 4-5 बहुत ही पतली गलियां। मैदान में कुछ पेड़ थे और एक पुराना मकबरा। बस, मतलब वहां जान बचाने या छिपने के लिए कोई जगह थी ही नहीं। जब सैनिक वहां पहुंचे तो भीड़ में बेचैनी होना लाजमी था। उसी वक्त हंसराज नाम के एक व्यक्ति ने लोगों को तसल्ली देते हुए कहा, सरकार कभी निर्दोष लोगों पर गोली नहीं चलाएगी। लेकिन स्रोत बताता है कि ये झूठा दिलासा कितना भारी पड़ा। इस एक गलत भरोसे ने बहुत से लोगों को वहां रुकने पर मजबूर कर दिया और ये फैसला उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। और फिर एंट्री होती है रेजिनाल्ड डायर की पूरी सैन्य तैयारी के साथ। उसके साथ 50 सैनिक थे जो ऊंची जगह पर पोजीशन ले चुके थे। उनके हाथों में खतरनाक .303 ली एनफील्ड बोल्ट एक्शन राइफलें थीं। शोध में डायर की इस कमांड को साफ तौर पर शैतानी कहा गया है। इन सैनिकों के साथ एक बख्तरबंद गाड़ी और कुछ यूरोपीय अफसर भी मौजूद थे। डायर के आते ही जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वजीर अली और मियां अब्दुल अजीज जैसे गवाहों ने बताया कि कैसे अचानक भीड़ में दहशत फैल गई। लोगों की आवाजें गूंजने लगीं, आ गए, आ गए। हर तरफ बस डर और हड़कंप था। लोग बाहर निकलने के रास्तों की तरफ पागलों की तरह भागे, लेकिन सैनिकों ने वो रास्ते बंद कर दिए थे और जो लोग आगे थे उन्हें राइफल के पिछले हिस्से से बेरहमी से पीछे धकेला जा रहा था। 1650 ये महज एक संख्या नहीं है, ये उस दिन के खौफ का सबूत है। बिना किसी चेतावनी के, बिना भीड़ को हटने का एक भी मौका दिए लगातार 10 मिनट तक गोलियां बरसती रहीं। कुल 1650 राउंड फायर किए गए। एक पल के लिए सोचिए, 10 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ गोलियों की आवाज। और ये कोई ऐसी कार्रवाई नहीं थी कि बस हवा में गोली चला दी और भीड़ को डरा दिया। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही सुनियोजित, सोचा समझा हमला था। सबसे पहले सैनिकों ने बाहर निकलने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। फिर जो भी व्यक्ति भागने की कोशिश कर रहा था सीधा उस पर निशाना साधा गया। और तो और सैनिक घुटनों के बल बैठ गए ताकि जो बेचारे जमीन पर लेटकर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें भी गोली मारी जा सके। लाला गुरुंदित्ता जैसे चश्मदीदों ने इस क्रूरता को अपनी आंखों से देखा था। मकसद भीड़ को हटाना था ही नहीं, मकसद था सिर्फ जान लेना। इस बात का सबूत है प्रताप सिंह नाम के गवाह का बयान। उन्होंने एक अफसर को चीख कर ये आदेश देते हुए सुना, तुम इतना ऊपर गोली चला रहे हो, नीचे निशाना लगाओ, तुम्हें यहां और किस लिए लाया गया है। जरा सोचिए इस मानसिकता के बारे में। इस आदेश का सीधा मतलब था कि गोलियां सीधे उन लोगों के जिस्म में उतरें जो जमीन पर गिरे पड़े थे या भाग रहे थे। वहां मौजूद एक डेंटिस्ट डॉक्टर मणिराम ने जो देखा वो और भी डरावना था। उनके मुताबिक गोलीबारी इतनी करीब से और इतनी लगातार हो रही थी कि किसी का भी वहां से जिंदा बच निकलना लगभग नामुमकिन था।
जब गोलियां चलने में कुछ सेकंड का भी ठहराव आता और कोई उठकर भागने की कोशिश करता, तो अगले ही पल उस पर फिर से गोलियों की बौछार कर दी जाती। जिन्होंने उस नर्क से बचने की कोशिश की, उन्होंने इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई। 17 साल का लाला रतन चंद जब दीवार फांदने की कोशिश कर रहा था तो उसकी बाह में गोली लग गई। वजीर अली को आंख और छाती के पास गोली लगी और उनकी एक आंख हमेशा के लिए चली गई। मियां मोहम्मद शरीफ जब दूसरों के ऊपर से होकर भागने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी जांघ छलनी कर दी गई। और भाई राम सिंह, उन्होंने कुएं के पास मदद के लिए बस हाथ उठाया था और गोली ने उनका हाथ ही उड़ा दिया। अब जरा बाहर निकलने वाले उन गिने चुने संकरे रास्तों के बारे में सोचिए। वहां का मंजर शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सैनिकों ने जानबूझकर उन रास्तों को निशाना बनाया था ताकि कोई भाग ना सके। सेठ लक्ष्मीचंद जैसे गवाहों ने बताया कि वो संकरे दरवाजे पूरी तरह से लाशों के ढेरों से पट चुके थे। निकलने की कोई जगह ही नहीं बची थी। और उस बाग में जो कुआं था, उसकी कहानी तो इतिहास के सबसे दर्दनाक पन्नों में दर्ज है। वहां मौजूद नथी नाम के गवाह ने देखा कि कैसे गोलियों की आवाज, भगदड़ और खौफ के मारे दर्जनों लोग जान बचाने की आस में उस कुएं में कूद पड़े। लेकिन अफसोस, वो कुआं उनके लिए मौत का कुआं साबित हुआ। गोलीबारी थमने के बाद क्या हुआ? प्रताप सिंह का बयान दिल दहला देने वाला है। उन्होंने बताया कि रास्ते में लाशें इतनी ज्यादा थीं कि बाहर निकलने की जगह ही नहीं मिल रही थी। वो अपने छोटे से बेटे के साथ थे और उन्हें मृत शरीरों के ऊपर पैर रखकर बाहर निकलना पड़ा। उनका अपना अंदाजा था कि वहां उस वक्त करीब 2000 लाशें बिखरी पड़ी थीं। लेकिन इस पूरी त्रासदी के बाद जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो है रेजिनाल्ड डायर का कोर्ट में दिया गया खुद का बयान। उसमें जरा भी पछतावा नहीं था। उसने सरेआम माना कि उसने गोली चलाने से पहले कोई चेतावनी नहीं दी। उसने माना कि उसके आदेश साफ थे, गोली जान से मारने के लिए ही चलाई गई, और गोलियां तब रुकी जब उनके पास गोलियां खत्म हो गई। उसने तो यहां तक कह दिया कि अगर उसकी बख्तर बंद गाड़ियां उस संकरे गेट से अंदर जा पाती तो वो उनका भी इस्तेमाल करता। इस शोध ने डायर के इस रवैये को बिल्कुल सही शब्द दिया है, पागलपन। तो इस पूरे कत्लेआम का आखिर क्या असर हुआ? 13 अप्रैल 1919 से पहले भारतीय लोग ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत में विश्वास रखते थे। उन्हें लगता था कि प्रस्ताव पास करके वो रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून को हटवा लेंगे। लेकिन इस एक दिन ने सब कुछ बदल दिया। इस नरसंहार के बाद हर भारतीय, चाहे वो किसी भी धर्म या इलाके का हो, एकजुट हो गया। ब्रिटिश न्याय नाम की चीज से उनका भरोसा हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने आज़ादी की लड़ाई की आग को भड़का दिया। और अब अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, कैसे हिंसा का सिर्फ एक कृत्य, एक दिन का नरसंहार इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य के तथाकथित न्याय के दावे की धज्जियां उड़ा सकता है? इस शोध से यह साफ हो जाता है कि इस घटना ने न सिर्फ औपनिवेशिक संबंधों की क्रूर हकीकत को सामने ला दिया, बल्कि जनता के उस भरोसे को हमेशा के लिए कुचल दिया जो एक बार टूटा तो फिर कभी नहीं जुड़ सका। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।